नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश के रीढ़ की हड्डी किसान के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे के बारे में। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कृषि बिल 2020 के बारे में। तो उसको हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि कृषि बिल 2020 क्या है और क्यों पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के थोड़े से राज्य इनका विरोध कर रहे हैं और बाकी राज्य क्यों इनका विरोध नहीं कर रहे हैं या किसान क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो दोनों पासे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके गैर फायदे क्या हैं, दोनों के बारे में आज हम एक आसान भाषा में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चौहान सिद्धराज। तो जो आज हम कृषि बिल 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कृषि बिल कौन कौन से हैं। जो जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं उनके नाम क्या है और उनका मतलब क्या है। तो पहले हम बात करना चाहेंगे पहले कृषि बिल के बारे में। उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। जी हाँ, वैसे तो ये बिल 1955 में पास हुआ था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बिल। इस कानून के तहत ये तय किया गया था कि किस उपज का कितना भंडारण करना है, ये सरकार तय करती है। यानी कि सरकार ने जो भी क्वांटिटी में तय किया होगा कि किसी भी उपज का, आप उससे ज़्यादा उसका भंडारण नहीं कर सकते। यानी कि उससे ज़्यादा अगर आपने ये भंडारण किया है तो उसकी कालाबाजारी का आप पे आरोप लगेगा। तो हम बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है भंडारण का, एसेंशियल कमोडिटी बिल का, और इसके गैर फायदे क्या हैं। तो पहले हम बात करना चाहेंगे फ़ायदे का कि क्यों सरकार ने अब इस बिल को लाया गया है। अब इस बिल को हालांकि जो लोकसभा में भी पास हो गया है और आज राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। तो पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो फ़ायदा इससे क्या होगा कि जो भी उपज है, खास करके सब्जियां और फल की हम बात करेंगे। तो फल और सब्जियों में क्या होता है कि जब फार्मर उनका हार्वेस्टिंग करता है तो फार्मर वो बेचता है वही दाम पे जो उसको दाम व्यापारी देना चाहते हैं, ना कि फार्मर व्यापारी के साथ कुछ बातचीत करके उस दाम में वो जितना भाव चाहता है उतना भाव या उतना दाम ले सकता है। यानी कि जब हार्वेस्टिंग होगी किसी फल या फ्रूट की, तो जिस सीज़न में हार्वेस्टिंग होगी उसी सीज़न में जितने भी फार्मरों ने वो फल या वेजिटेबल ग्रो किए हैं, उनका एक निश्चित भाव या निश्चित दाम उन चीज़ वस्तुओं का मिलेगा। अब भंडारण होने से फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर जिस भी प्राइवेट संस्था या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति को ये जब फल या फ्रूट बेचेगा तो उससे क्या होगा, तो एक तो फार्मर जो है या बेचना चाहेगा किसी संस्था को, उसको एक वाइड मार्केट, ओपन मार्केट मिल जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे भी ओपन मार्केट बढ़ेंगे उससे क्या होगा कि फार्मर के पास चॉइस रह सकती है कि क्या फार्मर उसे मार्केट में बेचना चाहता है या उसे भंडारण करके बाद में जब उसके दाम बढ़े या अगली सीज़न में बढ़े या उसके कुछ महीनों के बाद बढ़े, तब ये फार्मर उसको बेचना चाहेगा। तो फार्मर अपने ऊपर पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि जब उसके दाम नहीं, अगर फार्मर उसको बेचना नहीं चाहता तो फार्मर को डर क्या रहेगा कि अगर मैं उसको नहीं बेचूंगा, जब भंडारण की परिस्थिति नहीं होगी तो फार्मर को हमेशा डर रहेगा कि अगर मैंने इसको अभी नहीं बेचा इस दाम पे, चाहे उसको कम ही दाम क्यों नहीं मिल रहे हो, तो फार्मर को वो बिगड़ जाने का डर रहता है। इसीलिए हमने काफ़ी समय में देखा होगा कि जो टमाटर है, प्याज है, आलू है, वो किसान हमेशा सड़क पर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसके सस्ते दामों की वजह से। अब जब उसको ओपन मार्केट मिलेगा, उसको कई सारी संस्थाएं मिलेगी कि जहां पर वो अपनी चीज़ वस्तुएं या अपनी उपज बेच सकता है, तो उससे या वो वहां पे डायरेक्ट बेचेगा। उसको क्या होगा, यानी कि ज़्यादा बायर होंगे, ज़्यादा संस्थाएं होगी, तो उस पर भाव ताल अच्छी तरह से कर पाएगा। और अगर उसको नहीं बेचनी है तो वो जैसे भी कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर उसका संग्रह करवा के जब उसके दाम बढ़ेंगे तब उसे बेच सकता है। ये हो गई फायदे की बात। अब नुकसान की बात क्यों है या फार्मर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के, तो खास तौर पे फार्मरों को ये डर सता रहा है कि अगर इसमें प्राइवेट संस्थाओं को आपने भंडारण पे कोई रोक नहीं लगाई, भंडारण का क्वांटिटी निश्चित नहीं किया कि इससे ज़्यादा भी आप भंडारण कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इससे क्या होगी कि काला बाजारी बढ़ने का
चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों काला बाजारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो किसान है उनको डर यही है कि जो भी बड़ी संस्था है, जो भी बड़ा व्यक्ति है, वो क्या करेगा, हमारे पास से सस्ते दाम से वो हमारी उपज है वो ले लेगा, और फिर क्या करेगा कि जब इस उपज के दाम बढ़ेंगे तब वो उस भंडारण को पूर्ण रूप से नहीं बल्कि थोड़े थोड़े समय पे उसकी बिक्री चालू रखेगा। उससे क्या होगा कि जो भी भंडारण करेगा उसके इनकम या उसकी आय में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और जो सामने वाला किसान है या सामने वाला गरीब व्यक्ति है उसको वो चीज़ उतनी ही महंगी मिलेगी, जो कि उसको उस सीज़न में जितनी सस्ती मिल रही थी, उसके बाद जब इन्होंने कोल्ड स्टोरेज या दूसरी जो स्टोरेज होते हैं उसमें ये संग्रह करने के बाद जब भाव बढ़ेंगे तब ये बेचेंगे, तो फार्मर को या किसी गरीब व्यक्ति को पूर्ण रूप से इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये इसका नुकसान कारक है। ज़्यादातर जो किसान हैं हरियाणा के हैं और पंजाब के हैं, वो इसलिए इसका विरोध कर रहा है। अब सबसे हम बात करेंगे दूसरे बिल की। अब दूसरे बिल में क्या है, जो फार्मर्स सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये बिल का नाम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और इसके गैर फायदे क्या हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये जो दूसरा बिल है इसका नाम है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। अब इसके तहत क्या होता है कि सरकार ने छूट भी दी है कि जो एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं और कोई भी किसान से उपज खरीद सकता है। यानी कि जो किसान मंडियों का एक व्यवस्थित मंडल कह सकते हैं, एक जो सुव्यवस्थित हमारा चक्र हुआ करता था, साइकिल हुई करती थी, उसको सरकार ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। जी हाँ, मतलब कि पहले फार्मर क्या करते थे कि उनकी जो भी उपज हुआ करती थी वो उनकी जो भी नज़दीक की जो एपीएमसी मंडियाँ थी वहाँ पर वो बेचा करते थे। अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया, पहले हम सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बाद में फार्मर्स के पक्ष के हम विरोधियों के पक्ष के बारे यानी कि विपक्ष के बारे में बात करेंगे कि क्यों इसके फ़ायदे हैं और क्यों इसके नुकसान हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जब भी फार्मर है अपनी उपज को बेचना चाहता है एपीएमसी मंडी में, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि एपीएमसी मंडी में पहले तो उनके जो भाव होते हैं या तो वो पहले से सुनिश्चित किए जाते हैं या तो वो पहले से जानते हैं, और उस पर पहले से भी जो कहते हैं कि जब भी जो एपीएमसी मंडी में अपना सामान बेचता है तो उसमें जो कमीशन एजेंट होते हैं उनके जो फीसदी होते हैं, जो उनके जो परसेंट होते हैं एडवांटेज के या उनके बेनिफिट के, वो पहले से तय रहते हैं। तो इसके कारण फार्मर को पहले से जो भाव मिलना चाहिए वो भाव मिलता नहीं है। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे भी सरकार ने खोल दिया है ओपन या वाइड मार्केट, इसके कारण क्या होगा कि कोई भी किसान किसी भी एपीएमसी मंडी में या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राइवेट संस्थान को अपनी जो भी उपज है उसको जो मन चाहे उस भाव में वो बेच सकता है। यानी कि भाव तोल वो अच्छे तरीके से कर सकता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, चाहे वो इसी स्टेट की दूसरी मंडी में बेचना चाहता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेचना चाहता है, किसी प्राइवेट संस्थान को बेच सकता है। तो उसको जब तक भाव सही ना लगे कि ये भाव मेरा सही है, तब तक वो किसान किसी भी मंडी में बेचेगा नहीं। अगर उसको लगा कि फार्मर गुजरात का है, उसको लगा कि यही भाव इसी उपज के भाव राजस्थान में इससे ज़्यादा है, तो वो राजस्थान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अगर उसको लगा कि किसी भी मंडी से भाव हमें प्राइवेट संस्था है वो ज़्यादा दे रही है, तो वो मंडी के बजाय जाएगा प्राइवेट फार्मर के बीच में। इससे क्या होगा कि जो बिचौलिए होते हैं, जी हाँ, जो बिचौलियों या कमीशन एजेंट का जो भाव तय रहता है, बीच में कमीशन रहता है, वो कट जाएगा। फार्मर की डायरेक्ट बात होगी उसके कंज्यूमर के साथ। जी हाँ, यानी कि कमीशन एजेंट बीच में से कट गया, वो जितने भी भाव तय करता था दूसरे कंज्यूमरों से उनकी मुलाकात करता था, वो डायरेक्ट हो गया। मतलब डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर ये जो प्रोडक्ट होगी, ये जो उपज होगी, उनको डायरेक्ट मिलेगी। यानी कि फ़ायदा दोनों को भी होगा। जो कंज्यूमर होगा उसको जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वो अगर उसको मिल रही है फार्मर के पास से, तो वो उससे डायरेक्ट फार्मर के पास से ले लेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर फार्मर को जो मन चाहे भाव जहाँ से मिल रहे होंगे वो वहाँ से उसको खरीद कर सकता है और वहाँ पे उसको बेच सकता है। तो ये हो गई फायदे की बात।
अब नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? अब ज़्यादातर हम बात करेंगे कि जो भी एमएसपी भाव रहते हैं एपीएमसी मंडियों में, कि जो सरकार तय करती है कि इतनी प्राइस होगी उपज की, पहले से तय करते हैं। तो खासकर बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, तो सबसे ज़्यादा जो हम मंडियों की बात करेंगे तो वो पंजाब में है सबसे ज़्यादा मंडियाँ। और पंजाब में क्या होता है कि दूसरे राज्यों का अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो पंजाब में किसानों का जुट होता है वो बहुत ज़्यादा है, किसानों के छोटे छोटे जुट ज़्यादा है। और वहाँ पर कहेंगे तो कमीशन एजेंट या बिचौलियों का भी चलन वहाँ पे ज़्यादा है। तो फार्मर क्या करते हैं, जैसे कि हम पंजाब का उदाहरण लेके उसकी बात करें कि पंजाब की एपीएमसी मंडी में जो भी सामान बेचता है उस पर चार्ज लगता है 8.5%। ओके, तो 8.5% में से कम 3% तो अकेला कमीशन एजेंट ही ले जाता है। तो पंजाब में क्या है, जो भी किसान हैं उनके जुट या उनके गुट ज़्यादा होने के कारण जो पंजाब के फार्मर हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और हरियाणा में भी इसी तरह का चलन होने से वो भी ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं। हालांकि हम देखेंगे कहीं जैसे महाराष्ट्र के फार्मर या दूसरे स्टेट के फार्मर हैं वो इस बिल का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये एक वजह है कि जो किसानों का जुट वहाँ पे ज़्यादा है और जो चार्ज लेते हैं एपीएमसी मंडी वाले वो भी ज़्यादा है। तो उनको डर है कि अगर ये एक्ट आ गया, ये बिल पास हो गया, तो इससे क्या है, जो कमीशन एजेंट हैं, जो एपीएमसी मंडियाँ हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा डर फार्मरों को ये सता रहा है कि एपीएमसी मंडी अगर नहीं रहेगी तो सरकार कहीं ना कहीं एमएसपी को भी ख़त्म कर देगी। लेकिन ये जो है विपक्ष की अफवाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट भी बात कर दी है देश से कि एमएसपी इसमें ख़त्म नहीं होगी। और जो भी हम वैसे भी एमएसपी की बात कर रहे हैं तो देश में सिर्फ 6% ही किसान ऐसे हैं कि जो एमएसपी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एमएसपी की जो प्राइस होते हैं उस प्राइस पर इसे बेच सकते हैं। तो ये हो गई गैर फायदे की बात कि जो किसान समझ रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल ही किसानों के विरुद्ध है इसकी बात। तो अब हम बात करते हैं तीसरे बिल की। जी हाँ, तीसरे बिल की ज़्यादातर कोई विरोध नहीं है और इस पे ज़्यादातर कोई फार्मर्स का इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं है। तो तीसरे बिल का नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। अब इसके तहत क्या होता है कि किसान फसल बोने के वक्त ही खरीदार से ये तय कर सकते हैं कि वो किस दाम से बेचेंगे, यानी उत्पादन से पहले ही भाव को लेकर समझौता होगा। यानी कि जब भी किसान कोई भी फसल अपनी बोएगा उससे पहले क्या होगा कि सामने वाली संस्था जो भी होगी वो उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, पहले ही समझौता कर लेगी कि आप क्या इतने एरिया में या इतने हेक्टर में जो भी फसल हुई, अगर आप ये फसल बोते हो तो हम उसको इस प्राइस पे आपसे ले लेंगे। यानी कि फसल बोने से पहले ही जो भाव होते हैं वो तय होते हैं। तो इससे किसान को क्या होगा कि पहले से बेनिफिट रहेगा। जिस तरीके से नुकसान रहते हैं कि अगर किसान को डर रहता है कि यदि कहीं पे फल या सब्जी एक ही जगह पे मोनोपोली मार्केट होता है, मतलब कि ज़्यादातर वहाँ पे वही रहेंगे, तो उसको जब वो हार्वेस्टिंग करेगा, जब वो अपनी फसल लेगा तो उसको वो सही दाम नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से किए हुए है, किसी संस्था के साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो पहले से भाव आपके तय कर देगा। तो किसान को कोई डर नहीं रहेगा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कि उपज होने के बाद वो कहाँ पर वो फसल को बेचेगा, कितने दाम से बेचेगा, ये सब उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी और वो डायरेक्टली जो है अपने कंज्यूमर के साथ या अपनी संस्था के साथ इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपने जो फसल है उसको सही दाम में वो इस तरीके से बेच सकता है। ये बिल ज़्यादातर अध्यादेश से पास हुआ था जून के महीने में। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश यानी कि राष्ट्रपति का आदेश होता है। अब राष्ट्रपति का आदेश तब होता है जब संसद बंद होती है या संसद का कार्यकाल उस समय चालू नहीं रहता है, तो वो जनरली अध्यादेश रहता है। और जैसे ही संसद चालू होती है तो वो अध्यादेश है वो एक बिल के रूप में दोनों संसद में आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, और फिर उसको पास करना पड़ता है। तो आज मैं एज अ किसान के तौर पे कहना चाहूँगा कि जो भी तीनों बिल है
वो सही तौर पे है, या कई लोग इस तरीके से डर रहे हैं कि यूरोप में जो ये मार्केट है या ये जो बिल हैं वो पहले से लगाए हुए हैं, इस तरीके से वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि यूरोप की कंट्री में ऑलरेडी वो फेल हो गए हैं। जो उनका प्रोडक्शन था, जो उनका जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर में था, वो दिन ब दिन डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए कहीं जो हमारे कृषि अर्थशास्त्री हैं तो वो इस विषय पे चिंता कर रहे हैं। तो हालांकि किसान के तौर पे मैं इस बिल के सपोर्ट में हूँ, और बाकी आपकी राय क्या है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि दोनों कृषि शास्त्री, कहीं कृषि अर्थशास्त्री इसके सपोर्ट में है तो कहीं कृषि अर्थशास्त्री इसके विरुद्ध में भी चल रहे हैं। तो आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको सही तरीके से आसान भाषा में समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए। और कोई भी आपको अगर क्वेश्चन हो इस लगता, आप इसके सपोर्ट में हो, विरोध में हो, तो वो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं। जय हिंद।